जय श्री कृष्णा। WHO के द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 को देखते हुए कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने को कहा है हमारे WHO के द्वारा। इस हेतु हमें आदर्श शिक्षण संस्थान के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई है। ऑनलाइन क्लासेस में हम आज अपना 10वीं कक्षा 10वीं का पार्ट 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। तो पार्ट का जो नाम है भोजन और मानव स्वास्थ्य, इसको देखते हुए सबसे पहले हमें अगर 10th बोर्ड की तैयारी करनी है तो हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार हमें बोर्ड की तैयारी करनी है। ये जो पार्ट है अपना एक भोजन और मानव स्वास्थ्य 4 अंक का पार्ट है। कितने अंक का? 4 अंक का पार्ट है। 4 अंक के पार्ट में ये जो प्रश्न आते हैं ये 2 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए जिसमें 1 अंक का प्रश्न आता है और सेक्शन बी जिसमें 3 अंक का एक प्रश्न आता है। तो खंड क में 1 अंक का प्रश्न आता है, ऐसे ही खंड ख में 3 अंक का प्रश्न आता है। ये जो प्रश्न होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। और ये जो प्रश्न होता है लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है। इस प्रकार से ये टोटल 4 अंक का पार्ट होता है। तो हम पार्ट की शुरुआत करते हैं मानव में भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो पहले हम लेते हैं भोजन, फूड। भोजन क्या होता है? भोजन एक कार्बनिक खाद्य पदार्थ होता है। भोजन कार्बनिक खाद्य पदार्थ होता है जो हमें पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। कार्बनिक खाद्य पदार्थ जो होता है भोजन, इससे अपने को पोषण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोषण। अब पोषण क्या है? पोषण है सजीवों के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का अंदर ग्रहण करना, जिससे शरीर के प्रत्येक अंगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। तो पोषण से अपने को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ा देती है, शरीर को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के लिए आवश्यक होती है। तो पोषण के दौरान हम जो भोजन अंदर ग्रहण करते हैं उसका क्या होता है? पाचन। और पाचन के फलस्वरूप शरीर के प्रत्येक अंगों तक क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। और सारे के सारे अंग क्या करते हैं? कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं। और क्रिया के फलस्वरूप हमारा शरीर, मानव शरीर जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से भोजन जो क्या है एक प्रकार का कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है जिसका आवश्यकता सभी सजीवों को होती है। इससे अपने को क्या प्राप्त होता है? पोषण। तो पोषण क्या है? सजीवों के द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करना, जिससे उसको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो पोषण के दौरान हम जो भोजन लेते हैं उसका क्या होता है? पाचन। पाचन के फलस्वरूप भोजन के विभिन्न घटक जो होते हैं प्रत्येक अंगों तक पहुंचते हैं और उसको ऊर्जा देते हैं। इसके फलस्वरूप भोजन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा से विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है और हमारा शरीर चलता है। तो अगर हम सही तरीके से भोजन की परिभाषा पढ़ लेते हैं तो भोजन की परिभाषा है इस प्रकार से। भोजन वह बाह्य पदार्थ है जिसका उपयोग मानव शरीर की वृद्धि, विकास के लिए करते हैं। तथा उससे
ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन क्या है? वह बाह्य पदार्थ जिसका उपयोग मानव शरीर अपने वृद्धि विकास के लिए करता है और उसके फलस्वरूप उनको क्या मिलती है? ऊर्जा। उसके बाद है भोजन की प्रकार। भोजन के प्रकार। अब भोजन जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संतुलित भोजन, संतुलित भोजन, और दूसरा होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। पहले हम पढ़ लेते हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन किसे कहेंगे? वह भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व या सभी घटक उपस्थित हो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो संतुलित भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो संतुलित भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल तथा आहारी रेशे। तो संतुलित भोजन में कौन कौन से घटक होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और आहारी रेशे। ये सब संतुलित भोजन के घटक होते हैं। तो हमारा एक प्रश्न बन सकता है संतुलित भोजन किसे कहते हैं और इसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और आहारी रेशे ये संतुलित भोजन के प्रमुख घटक हैं। और अगर हम संयुक्त रूप से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं संतुलित भोजन की, तो वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उपस्थित होते हैं। वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं उसे हम कहेंगे संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन क्या होगा? वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक उपस्थित होते हैं उसे हम कहेंगे संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन के घटक कौन से हैं? तो हमने अभी नीचे लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल और आहारी रेशे। ये संतुलित भोजन के प्रमुख घटक होते हैं। अब इनकी मात्रा जो होती है, संतुलित भोजन की मात्रा जो होती है सीमित होनी चाहिए, सीमित तथा निश्चित होनी चाहिए। तो भोजन का वह घटक जिसमें इनकी मात्रा निश्चित और सीमित होती है वह संतुलित भोजन कहलाता है। दूसरे जो प्रकार का है वह है असंतुलित भोजन। दूसरा प्रकार है असंतुलित भोजन। नंबर 2 असंतुलित भोजन।
असंतुलित भोजन क्या होगा? वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक में से एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या होगी? कमी होगी, उसे हम कहेंगे असंतुलित भोजन। तो वह भोजन जिसमें भोजन के घटक में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी होती है, उसे हम कहेंगे असंतुलित भोजन। या इनकी जो मात्रा होगी सीमित नहीं होगी, असीमित होगी। तथा निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित होगी। भोजन के घटकों की मात्रा तो हो सकती है, परंतु इनकी मात्रा अनिश्चित हो सकती है, असीमित हो सकती है। तो इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन। अब भोजन के जो प्रमुख घटक थे, कौन कौन से घटक से किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है, किस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो संतुलित भोजन के जो प्रमुख घटक थे, उनके प्रमुख कार्य भी पढ़ लेते हैं, किससे प्राप्त होती है। तो संतुलित भोजन एक घटक में जो पहला अपन ने पढ़ा था वो है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने को किससे प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले देखेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है, जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किससे होता है? तो होता है अनाज से, मीठे फल से, मीठे फलों से, तथा गुड़ से अपने को क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। और सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट अपने को सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट अपने को चावल से मिलता है। तो भोजन, संतुलित भोजन का प्रमुख घटक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन का घटक है कार्बोहाइड्रेट, उससे अपने को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ऊर्जा इससे जल्दी फटाफट प्राप्त हो जाती है। सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है अपने को चावल से प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत, कार्बोहाइड्रेट अपने को मिलता किससे है? तो अनाज, मीठे फलों से तथा गुड़ से अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा घटक है भोजन का जो दूसरा घटक था संतुलित भोजन का, वो प्रोटीन। अब प्रोटीन अपने को किससे प्राप्त होता है और प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? इस प्रकार से। प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है? प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि तथा विकास में सहायक होता है। विकास में सहायक होता है। साथ ही साथ शरीर की मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन ही करता है। मरम्मत का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन अपने को किससे प्राप्त होता है? तो प्रोटीन दालों से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है। प्रोटीन अपने को दालों से और दूध से प्राप्त होता है। सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन की दाल में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन
सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन की दाल में होता है। और जंतुओं के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन जंतु के दूध में, किस जंतु के दूध में? दूध में तो होता है बकरी। बकरी के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। प्रश्न और बन सकते हैं कि प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो हम कहेंगे दाल से। और किस जंतु के दूध में प्रोटीन पाया जाता है? तो हम कहेंगे बकरी के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट जो भोजन का प्रमुख घटक है वो है विटामिन। तीसरा विटामिन का क्या शरीर में कार्य है? विटामिन अपने को किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन अपने को हरी सब्जियां और फलों से प्राप्त होता है। तो विटामिन का क्या कार्य है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और जो विटामिन जो होता है अपने को हरी सब्जियां और फलों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो भोजन का प्रमुख घटक है चौथा, वो है वसा। वसा वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु शीघ्र ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। शीघ्र ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा जो होती है हमारे शरीर के वस्य ऊतक में जमा हो जाती है। वसा वस्य ऊतक होते हैं, वस्य ऊतक में जमा हो जाती है, जिससे व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है, जिससे व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है, वसा हमें चिकने तेलीय पदार्थों से प्राप्त होती है, तेलीय पदार्थों से प्राप्त होती है। जैसे तेल, घी आदि। तो भोजन का चौथा प्रमुख घटक है वसा। और वसा जो होती है वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा जो होती है धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है, शीघ्र प्रदान नहीं करता है, धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा जो होती है वस्य ऊतक में जाकर के जमा हो जाती है, जिससे व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। वसा चिकने तेलीय पदार्थों से प्राप्त होती है, जैसे घी, तेल आदि। अगला जो भोजन का प्रमुख घटक है वो है खनिज लवण। पांचवा खनिज लवण।
खनिज लवण। खनिज लवण विभिन्न शारीरिक क्रिया का संचालन तथा नियंत्रण करता है। तो खनिज लवण का क्या है? शरीर की सारी क्रियाएं उनका संचालन करना और इनका नियंत्रण करना। खनिज लवण कौन कौन से हैं? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन आदि, ये सभी खनिज भोजन का घटक है, वो है जल। जल है वो हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सी उपापचय क्रियाएं? मतलब भोजन के पाचन में सहायक होता है। उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जल हमारे शरीर का अधिकांश भाग बनाता है। अधिकांश भाग बनाता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, द्रव्य में 90% जल होता है। कितना प्रतिशत? 90% जल होता है। तो जल क्या है? उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है और जल हमारे शरीर का अधिकांश भाग बनाता है। कोशिका के भी कोशिका द्रव्य में जो होता है 90% भाग जल होता है। जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला जो भोजन का घटक है वो है आहारी रेशे। आहारी रेशे। आहारी रेशे, जिसमें आहार के रूप में हम रेशे फाइबर्स खाते हैं, जो क्या करते हैं? जल को अवशोषण करने में सहायक होते हैं। तो आहारी रेशे जल को शरीर में अवशोषित करने के लिए सहायक होते हैं। अवशोषित करने के लिए सहायक होते हैं। अब फाइबर्स हमें सलाद से प्राप्त होता है। सलाद में अगर हम कहें तो ककड़ी, खीरा, टमाटर आदि से अपने को फाइबर्स प्राप्त होते हैं। और फाइबर्स क्या करते हैं? शरीर में जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे भोजन का सुचारू रूप से पाचन होता है। तो ये थे हमारे प्रमुख भोजन के घटक, इनका प्रमुख शरीर में कार्य और इनके प्रमुख स्रोत। अगला जो टॉपिक है वो है कुपोषण। कुपोषण लंबे समय तक भोजन के एक या अधिक घटकों का कम होना या कमी हो जाना कुपोषण कहलाता है। इसे हम हीनताजन्य भी कहते हैं। तो लंबे समय तक पोषण में किसी एक या
अधिक अधिक पोषक तत्व की कमी कुपोषण कहलाती है। कुपोषण कहलाती है। कुपोषण शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएं प्रकट करता है। दुर्बलताएं प्रकट करता है या प्रकट होती है। तो कुपोषण होता है लंबे समय तक भोजन के किसी एक पोषक तत्व या अधिक पोषक तत्व की क्या हो जाना, कमी हो जाना, उसे हम कहते हैं कुपोषण। कुपोषण शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएं प्रकट करता है। अब कुपोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो कुपोषण के प्रमुख कारण है अज्ञानता, गरीबी, बुरी आदतें, ये तीनों प्रमुख कारण की वजह से बच्चे किसके शिकार रहते हैं? कुपोषण के। कुपोषण के ज्यादातर शिकार बच्चे ही होते हैं, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं होता है। अज्ञानता का कारण है कि उनको ज्ञान नहीं होना कि किस पोषक तत्व से शरीर को ऊर्जा एनर्जी मिलती है। तो जब ज्ञान का अभाव होता है, जिसकी वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है गरीब। अब गरीब जो लोग होते हैं वो सभी प्रकार के पोषक तत्वों को युक्त पर्याप्त भोजन को अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो गरीबी एक प्रमुख कारण है कुपोषण का। दूसरा है बुरी आदतें। कुछ बच्चों को पसंद नहीं होता है हरी पत्तेदार सब्जियों का खाना, जो कि बहुत ही आवश्यक होती है, लेकिन बुरी आदत, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, इस प्रकार के जो कारण होते हैं वो बुरी आदत होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।